नमस्कार, उत्तराखंड के खास बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। देहरादून में आज विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया। इस दौरान विभागीय राज्य मंत्री रेखा आर्य समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री रेखा आर्य ने मत्स्य पालक किसानों को बधाई दी और नई तकनीकी से काम करने से मत्स्य पालक किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। रेखा आर्य ने कहा है कि मत्स्य की 2016-2017 में संख्या मात्रा 4000 थी, जबकि मौजूदा समय में मत्स्य पालकों की संख्या 15000 से ऊपर है। मत्स्यापन साथ ही मत्स्य किसानों को क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। मत्स्य का दिन मैं समझती हूँ कि इस बात का मंथन का दिन होता है जिस दिन हमारे मत्स्य पालक अपने द्वारा किए गए कामों का उनको किस प्रकार से प्रोत्साहन मिलता है और पिछले गत वर्षों में किस प्रकार का क्रियान्वयन हुआ और अब आगे किस प्रकार का होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को लेकर एक मंथन करना, एक गोष्ठी करना, वही आज हमारे विभाग के माध्यम से जो है एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे जनपद स्तर में हमारे जो मत्स्य पालक बेहतर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तकनीक के साथ काम कर रहे हैं, उनको हम लोगों ने आज प्रोत्साहित किया है। शॉल देकर उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इसके अलावा भारत सरकार के मत्स्य संपदा योजना के संदर्भ में अपने सलाहकार की भूमिका निभा रहे डॉक्टर पांडे भी भारत सरकार से यहाँ आए हैं। उन्होंने भी किस प्रकार से हम मत्स्य संपदा योजना को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके बारे में जानकारियाँ दी हैं। मैं मानती हूँ कि हमारे मत्स्य पालन विभाग ने 2016-17 के बाद से यदि मैं कहती हूँ तो लगातार प्रगति की है। 2016-17 में पूरे प्रदेश भर में 4000 के आसपास हमारे मत्स्य पालक हुआ करते थे। आज वो मत्स्य पालकों की संख्या जो है वो 15 से 20,000 के बीच में जो है वो संख्या बढ़कर हो गई है। काशीपुर में आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में डूबते जहाज बताते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग ही पार्टी के जहाज को डुबोने में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मयंक शर्मा ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में चुनावी घमासान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही होने वाला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के आपसी कलह ने पार्टी को प्रदेश में किसी भी विकल्प के तौर पर नहीं छोड़ा है। आज नेता ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं को जनता और राज्य के विकास से कोई सरोकार नहीं है। वार्ता का जो आयोजन का मुख्य कारण था, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में प्रदेश भर में जो अंतरकला है उसको उजागर करना था। बीच में अभी प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने कर्णप्रयाग के एक प्रोग्राम के दौरान थराली विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस की हार का जो ठीकरा हरीश रावत जी पर फोड़ा और हरीश रावत जी ने बाद में उसका जवाब देते हुए 59 विधानसभा सीटों पर हार की जिम्मेदारी ली। इसी की चीज़ को जिस तरीके से जनता देख रही है और आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार के कारण जो कांग्रेस घबराई हुई है, सभी राजनीतिक दल घबराए हुए हैं, उसी को लेकर ये हमारा मुख्य कारण था। पार्टी का कहना है कि पार्टी में जो है मनभेद होते रहे। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर निशाना साधा। आपके प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद ने कहा है कि 2022 के चुनाव नजदीक हैं और कांग्रेस पार्टी में आपस में ही फूट पड़ गई है। हरीश रावत और प्रीतम सिंह के मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज करार देते हुए कहा है कि 2022 का चुनाव भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच होने वाला है। देखिए, ऐसा है कि 2022 को लेकर के जो हरीश रावत जी बयानबाजी कर रहे हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि वो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हैं। दूसरी बात, हम ये स्पष्ट तौर से आधिकारिक तौर से कहना चाहते हैं कि हरीश रावत जी, आप पंजाब के प्रभारी हैं और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। आपको ये चाहिए कि आप पंजाब और राजस्थान में पहले बिजली और पानी मुफ्त कराएं और उसके बाद उत्तराखंड का रुख करें। पिछली सरकार में आप मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन आपने जनता को राहत देने का कोई कार्य नहीं किया है। आपकी सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में सिर्फ घोटाले और डेनिस शराब पिलाई गई लोगों को।
तो अब पानी पिलाने की बात आप ना करें। यदि आपको जनहित में कुछ कार्य करने हैं तो आप पंजाब जाकर के, चूंकि आपकी वहां सरकार है, आप पानी और बिजली मुफ्त कराएं। दूसरी बात, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता आपस में बयानबाजी कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और हरीश रावत जी में एक वॉर चल पड़ी है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या अखबार के माध्यम से हो। और ये स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि जो हरीश रावत खेमा है वो असहज होकर के अब सामने उतर आया है और एक प्रकार से दोनों धड़े आमने सामने होकर के बयानबाजी कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जिससे ये स्पष्ट है कि जो कांग्रेस का डूबता हुआ जहाज है वो 2022 के चुनाव में पूरी तरह से डूब जाएगा। और सितारगंज में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल नगर इकाई के चुनाव 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष शिव कुमार मित्तल ने दिशा निर्देश में आयोजित बैठक में इस बाबत फैसला लिया है। बैठक में इन चुनावों की प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा करने के साथ साथ व्यापार मंडल से जुड़े सभी मुद्दों पर गहनता पूर्वक विचार विमर्श किया गया। उत्तराखंड का जो चुनाव के संदर्भ में हमारे मतलब ऊपर से अधिकारियों का निर्देश आया कि चुनाव यहाँ करवाने जरूरी हैं, तो सर्वसम्मति से यही राय बनी है कि 15 दिसंबर के बाद चुनाव की प्रक्रिया चालू होगी। 15 से 30 दिसंबर तक सदस्य बनाए जाएंगे और उसके बाद सदस्य बनने के बाद जो भी नॉमिनेशन में जो भी अध्यक्ष वोट पड़ने के बाद जो जीतेगा, अगर बाई चांस सर्वसम्मति से कोई निर्विरोध आदमी बन जाता है तो उसमें कोई नहीं। और दूसरी वाली बात एक ये भी आई कि दोनों व्यापार मंडल मिलाए जाएं, ये बहुत अच्छी बात है, तो लोगों की सुविधाएं होंगी, लोगों की आकांक्षाएं पूरी होंगी। इसी के लिए धन्यवाद आपके वाइट लेने के लिए। जो आगामी चुनाव है प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के, उसका होना सुनिश्चित करना था, जिसका भी निर्णय भी लिया गया है। 15 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। चुनाव के जो कार्यकारिणी उसको बोर्ड बनेंगे, जो वो बनेंगे 15 तारीख से लेकर के 31 दिसंबर तक के। और उसके पश्चात एक निर्णय और भी लिया गया है, जैसे 3 दीवारें और 1 छत होना अनिवार्य है, तभी उसका बोर्ड बन पाएगा, अन्यथा उसका बोर्ड नहीं बन पाएगा। जिसकी 4 फर्में हैं या 5 फर्में हैं, वो 4-5 फर्में अगर एक ही दुकान की या एक ही जगह के अंदर आती हैं तो उसका दीवार का अलग होना जरूरी है। बाकी समस्त गाइडलाइन हमारी जिले से आने वाली हैं, जिसका एक फॉर्म आता है जो अपनी चौहद्दी वगैरह उसमें बना करके देंगे, उसको भर करके प्रत्येक व्यापारी को देना पड़ेगा। और प्रमुख रूप से जो हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी का जो निर्णय लिया गया है, माननीय छरणलाल अग्रवाल जी जो पिछली बार भी हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी थे, उन्हीं को फिर से पुनः ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनके सहयोग के लिए 11 चुनाव अधिकारी और बनाए गए हैं। अपनी मांगों को लेकर पालिका चेयरमैन हरीश दुबे दूसरे दिन भी धरने पर बैठे रहे। इस दौरान धरना स्थल पर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल गृह मंत्री राजीव गुप्ता ने उन्हें अपना समर्थन दिया और इस दौरान जिलाधिकारी का पुतला भी जलाया गया। धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने अपर जिलाधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे नगर के विकास कार्यों को रोकने की मंशा से तरह तरह की जांच के नाम पर कर्मचारियों को उत्पीड़न किया जा रहा है। जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनका भी भुगतान रोक दिया गया है। पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने बताया है कि 5 मांगों को लेकर लगातार धरना जारी है। अगर प्रशासन ने मांगे ना मानी तो ये आंदोलन धीरे धीरे उग्र आंदोलन कर दिया जाएगा। की विदित है कि हमारा 5 मांगों को लेकर लगातार जो है धरना जारी है। आज भी धरने का दूसरा दिन है। इसमें जो है कि आज हमारे सभासदों के नेतृत्व में और व्यापार मंडल के महामंत्री जो समर्थन देने हमें पहुंचे, राजीव गुप्ता जी, इन लोगों के समर्थन में आज एडीएम कांडपाल जी का यहाँ पे आपने देखा होगा पुतला भी फूका है और धीरे धीरे ये उग्र आंदोलन की ओर जाएगा। अगर प्रशासन ने हमारी मांगों को अनदेखा करा तो बहुत उग्र ये आंदोलन होने जा रहा है, क्योंकि ये जन आंदोलन बन गया है अब। और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि हमारे बीजेपी समर्थित जो भी सभासद हैं वो भी मांगों को लेकर आज रुद्रपुर जिले में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए शिष्टमंडल यहां से रवाना हो गया है। उनके समक्ष, मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष हमारे सभासद जो है कि मांगों को रखेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर हमारी मांगों को अब पूरा नहीं किया गया तो धीरे धीरे ये आंदोलन काफी उग्र हो जाएगा।
लक्सर के इस्माइलपुर लक्सर बाईपास मार्ग पर लाखों के बजट से बनाई गई सड़क की हालत एक ही साल में बद से बदतर हो गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। एक साल पहले बनाई गई सड़क संबंधित विभाग की गुणवत्ता की पोल खोल रही है। सड़क बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील होती जा रही है, जिससे आए दिन रोड में गुजरने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मामले में जांच करने की मांग की है। मतलब आपको ये है कि बार पूछेंगे तारे था पूरा एक बार में। अच्छा वीज़ा बने हुए 1 साल हो गया लगभग, और जी सड़क टूटी पड़ी, इसमें कुछ भी वो नहीं है सही, बिल्कुल सब बेकार होगी सड़क। 1 साल की बनी हुई है बस ये। ठीक है, मैं उसको चेक कराऊंगा, उसके बाद उसमें अगर कहीं कुछ कमी वैसी होगी तो ठीक कराया जाएगा। बागेश्वर एसपी कार्यालय में तैनात एक पुलिसकर्मी पिछले 3 महीनों से लापता है, जिसको लेकर उसके नाराज परिजन जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। लापता युवक की मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस उसके मामले में कोई सुनवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा है कि घर में उसके बिना कमाने वाला कोई नहीं है और जब तक वह मिल नहीं जाता तो वह धरने पर ही रहेंगे। इस दौरान अगर उसकी मौत होती है तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। परेशानी है, कमाने वाला वही था, उसी के सहारे मैं जी रही थी। और मेरे सहारा कोई है ही नहीं है। एक छोटा लड़का है, बेरोजगारी है घर में, 2 जने हैं, मैं ये लड़का मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम तो यही मरेंगे बस। और सरकार रहेगी मेरी जिम्मेवार, दोनों जने की। ड्यूटी से गायब हुआ है? हाँ, ड्यूटी से गायब हुआ, इतना महीना हो गया। कहाँ गया मेरा लड़का? किसने ढूंढा? कोरोना की वजह से किसी ने मेरा बेटा ढूंढा नहीं, लापरवाही करी। क्या पुलिस विभाग क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? ढूंढने कह रहा है। कितना दिन हो गया मेरे को यहाँ, इतना चक्कर लगा दिया मैंने, और कहाँ है मेरा बेटा? अब मेरे को जैसे मेरा बेटा मैंने इनके हवाला करा वैसे मेरा बेटा मुझे चाहिए, और नहीं तो मेरे मरने की और हम 2 जने की और सरकारें रहेगी जिम्मेवार। परंपरा और आस्था कोरोना महामारी पर भारी पड़ी। कोरोना के प्रकोप के बीच हरिद्वार देहात क्षेत्र में आस्था का महापर्व छठ पूजा का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। स्नान करने के बाद उगते नए सूरज को जल देकर छठ पूजा का समापन किया गया। छठी मैया की आराधना के साथ लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर अपना अपना व्रत खोला। ये कहूँगा कि ये 36 घंटे उपवास रह करके ये व्रत मनाया जाता है, और ये बहुत कठिन व्रत है, और ये पूर्वांचल का महापर्व है। यहाँ पे जितने पूर्वांचल वासी हैं अपने आस्था सहित बहुत श्रद्धापूर्वक मनाते हैं, ठीक है। और ये बहुत कठिन व्रत है, और कोविड-19 को देखते हुए अपना और अपने परिवार को बचाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए हम लोग ये पर्व श्रद्धापूर्वक और हर्षपूर्वक मना रहे हैं। लक्सर क्षेत्र में भी छठ मैया के पूजा की धूम मची हुई है। लक्सर के शुगर मिल कॉलोनी में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो बिहार क्षेत्र से जो लोग यहाँ निवास करते हैं वो खासकर इस त्यौहार को मनाते हैं, और इस त्यौहार के पीछे कई मान्यताएं हैं। साफ तौर पर घर की समृद्धि सुख के साथ साथ बच्चों की लंबी उम्र की कामना भी यहाँ महिलाएं कर रही हैं, और यही रीजन है कि आज छठ मैया के इस त्यौहार की इस बड़ी बेला पर कितने लोगों ने सेलिब्रेट किया है, और सब ने एक ही कामना की है कि अपने और परिवार के साथ साथ देश और समाज की तरक्की भी बनी रहे। छठ मैया उनकी ये कामना पूरी करे। सितारगंज के चीनी मिल में छठ पूजा का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ पर विभिन्न जातियों के लोग मिलजुल कर छठ पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस त्योहार में शाम को सूर्यास्त के समय पूजा करते हैं तथा सवेरे प्रातः काल में सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। छठ पर्व पर पूजा अर्चना के समय कई लोग उपस्थित रहे, साथ ही एक दूसरे को पर्व की बधाई देते हुए शांति और एकता का संदेश दिया।
छठ पूजा जो है ये पहला ऐसा षष्ठी के नाम से प्रचलित है। इसमें हम लोग षष्ठी के दिन सूर्य की आराधना करते हैं, संध्या आराधना, और उगते हुए सूर्य सप्तमी में हम अर्घ देते हैं। और ये हमें इसमें हम एक तरह से नेचर को मतलब वो प्रे करते हैं। इसमें हम सब्जियों की और फ्रूट्स की जो भी हमारे पास इस समय वेजिटेबल्स अवेलेबल होती है उसके थ्रू हम षष्ठी छठ माता की पूजा करते हैं। और हम नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसमें मतलब एक मैसेज देते हैं। उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। सबकी मनोकामना पूरी होती है। ये हर स्त्री अपने घर की सुख समृद्धि और अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। छठ पूजा ये महाभारत काल से ऐसी परंपरा है कि सूर्य पुत्र कर्ण द्वारा जल को में रहकर उन्होंने सूर्य की आराधना की थी, बहुत एक एकाग्रता से। और काफी समय तक सूर्य जो है सत्य के देव हैं। और छठ का पर्व दीपावली से 6 दिन बाद मनाया जाता है षष्ठी माता के नाम से, जो बहुत ही समानता का त्योहार है, स्वच्छता का त्योहार है, पवित्रता का त्योहार है, भाईचारा का त्योहार है। इसमें जो है पुरुष भी इसको मनाते हैं, महिला भी मनाते हैं। दोनों पक्ष इस त्योहार को बहुत ही लगन, श्रद्धा और बड़ी पवित्रता। महिलाएं जो है 2-2, 36-36 घंटा बिना जल का व्रत रहती हैं, बहुत त्याग करती हैं। एक एक चीज को बड़ी स्वच्छता से, बड़ी सफाई के साथ ये त्योहार। देहरादून में ठंड के आगमन के साथ ही नगर निगम ने राहगीरों के लिए रेन बसेरों में सभी सुविधाओं की तैयारियां पूरी कर ली है। शहर भर में पहले 4 रेन बसेरे थे, तो वहीं इस साल एक और रेन बसेरे का निर्माण ISBTA ट्रांसपोर्ट नगर में कराया गया है। मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा है कि रेन बसेरों में हमारी पूरी व्यवस्था है और पटेल नगर के रेन बसेरों में सभी व्यवस्था दुरुस्त है। फुटपाथ पर सोने वाले हों या फिर जो बाहर से आते हैं, उनके लिए रेन बसेरों में पूरी तैयारी कर ली गई है। में भी हमारी व्यवस्था पूरी है, और चाहे हमारा पटेल नगर का हो, चाहे घंटाघर का हो, चाहे हमारा ISBT का हो, वहाँ हमारी व्यवस्थाएं पूरी हैं। जब भी ठंड बढ़ेगी और जब हमारे रैन बसेरों में जो है हमारे जो रात को फुटपाथ पे सोते हैं, रात को बाहर से आते हैं, उनको कोई जगह नहीं मिलती, तो उनको रैन बसेरे के लिए हमारी तैयारी पूरी है। जहां एक और कोरोना महामारी से देश जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बदलते मौसम की वजह से अन्य बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं। बदलते मौसम में तापमान भी तेजी से बदल रहा है, जिससे दिन में गर्मी और रात में ठंड हो जाती है। मौसम बदलने के साथ साथ अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। सबसे ज्यादा सर्दी, जुकाम, बुखार और हृदय रोगी अस्पताल पहुंच रहे हैं। मौसम की करवट बदलने से रुड़की के अस्पताल में मरीजों की संख्या देखी जा रही है। हाउस टैक्स को लेकर मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा है कि इसके लिए कैंप का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अभी कोविड के मद्देनजर इसे स्थगित किया गया है। कोविड को देखते हुए अभी कैंप और भीड़भाड़ के बेचने का काम नहीं किया जा रहा, ताकि कोरोना ना फैल सके, इसलिए इसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और आने वाले समय में इस पर पूर्ण विचार किया जाएगा। हाउस टैक्स के हमने कहा था इसमें कैंप भी लगाएंगे, और इसको टैक्स की जो है जो हमारी बहुत शिथिल पड़ी है उसको भी जो है तेज करने का काम करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा कोविड को देखते हुए अभी कैंप और इस तरह की भीड़ भाड़ से जो है बचने का काम जो है शासन प्रशासन प्रदेश सरकार कर रही है। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि इससे टैक्स के चक्कर में जो है कोई कोविड की चपेट में ना आए, इसलिए हम इसके लिए थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं अभी। कृषि प्रधान देश में आज किसान सरकारों की बेबसी का शिकार होते जा रहे हैं, जिसे किसान लगातार पहाड़ों से शहरों की तरफ रुख करने को मजबूर हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है, जो आज धरातल में भी देखने को मिल रही है। वहीं किसानों की माने तो सरकार उनके बारे में सोच रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पहाड़ों से पलायन जारी है, जिस पर सरकार को मंथन करने की आवश्यकता है। गांव में जीवन यापन करने वालों के किसानों के लिए सरकार को बेहतर काम करना होगा।
ताकि पहाड़ों से किसान अपनी खेती छोड़ शहरों का रुख ना करें। मेरा नाम भीम सिंह सोलंकी, कोटिमाई चकथानो। आप कितने समय से यहाँ पर खेती कर रहे हैं? हम तो कम से कम हमारे दादा पिताजी, उसके बाद हम कर रहे हैं खेती। कितनी जमीन है आपकी यहाँ पर? यहाँ पे 8-9 बीघे। तो जो ये आपने प्रोजेक्ट लगाया है गोबर का, उससे कितना फायदा आपको मिला है? जो पहले भी आप खेती करते थे, कितना पैदावार होती थी और इसके बाद से कितनी ज्यादा पैदावार? अब ज्यादा पैदावार हो रही, पहले से ज्यादा हो रही, दुगना हो रही है इस खाद से। ये आपको क्या लग रहा है कि सरकार जिस तरीके से कह रही है पलायन रुके, क्या लगता है कि पलायन, क्योंकि लगातार गांव खाली खाली होते जा रहे हैं? बिल्कुल, सरकार से हम चाहते हैं कि भाई पलायन ना हो, कुछ ना कुछ रोजगार चाहिए यहाँ पे गाँव वालों के लिए, इस वजह से रुके रहे हैं। अभी इसमें किस चीज खेती करने वाले हैं? अब गेहूँ बोएंगे। क्या इससे अभी कोई फायदा इस तरीके से आपको मिला है या कोई सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है अभी तक? सरकार की तरफ से तो हमें ये भूमि संरक्षण विभाग से तो मिली है, गेहूँ वगैरह मिलते हैं, मसूर की बीज मिलता है, सभी चीज मिलता है, पेड़ पौधे मिलते हैं प्रसाद में, भूमि संरक्षण विभाग से। काशीपुर में बीती रात पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से पेपर मिल के कर्मी को छुड़ाने में कामयाबी हासिल की। हालांकि पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। दरअसल बीती देर रात 2 वाहनों में सवार 8 दर्जन अज्ञात लोगों ने पेपर मिल कर्मी का अपहरण कर लिया था। लोगों ने इसकी सूचना 112 पर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर वाहनों को कब्जे में लेकर पेपर मिल कर्मी की अपहरणकर्ताओं को चंगुल से छुड़ाया। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।